हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल स्टडी विद Y97। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, या कह सकते हैं कि कल हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था साझेदारी के बारे में। पार्टनरशिप होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, ये सब चीज़ हमने जानी थी। फिर हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होता है और अनुपस्थिति में लागू होने वाले कुछ नियम पढ़े थे। आज हम देखते हैं साझेदारी फर्म के खाते, यानी अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, साझेदारों से संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए, मतलब साझेदारों के व्यवहारों का जो लेखा किया जाता है, उसके लिए उनके पूंजी खाते, ऋण खाते तथा लाभ हानि नियोजन खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं हम पूंजी खाते क्या होते हैं। पूंजी खाते जो होते हैं, जिस प्रकार एकाकी व्यापार में, मतलब जैसे एकाकी व्यापार होता है जिसका स्वामी एक होता है, उससे संबंधित सभी लेन देनों का लेखा व्यापारी के व्यक्तिगत खाते में किया जाता है। उसी प्रकार साझेदारी व्यापार में साझेदारों से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा जो होगा वो साझेदारों के पूंजी खाते में किया जाएगा। सभी साझेदारों के पूंजी खाते एक साथ खानेदार स्तंभ रूप में बनाए जाते हैं। साझेदारी व्यापार में साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार के खोले जाते हैं। पहला खोला जाता है स्थिर पूंजी पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट और चालू खाता करेंट अकाउंट साझेदारों द्वारा किया गया पूंजी अंशदान उनके पूंजी खाते में लिखा जाता है। यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उससे उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी का कुछ भाग निकाल लेता है तो इस स्थिति में उसके पूंजी खाते में डेबिट कर दिया जाता है। उसे पूंजी खाते में अन्य किसी व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता। इस प्रकार पूंजी खातों का शेष प्रायः स्थिर रहता है। ठीक है, पूंजी को स्थिर रखने के लिए साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है, जिसको हम करेंट अकाउंट बोलते हैं। पूंजी पर ब्याज, आहरण, ब्याज, वेतन, कमीशन, साझेदारों के लाभ हानि आदि का जो लेखा किया जाता है वो चालू खाते में किया जाता है। देखिए, मैं आपको कुछ पिक दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक तरफ डेबिट होता है, दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा डेबिट पार्ट है और ये हमारा क्रेडिट पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, टू कैश अकाउंट, यानी कि कैपिटल विड्रॉन जो होता है वो, और वाई बैलेंस वीडी यानी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, बाई कैश अकाउंट यहाँ एडिशनल कैपिटल, और टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। दूसरा है हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें भी सेम रहता है, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर टू में क्या जाएगा, बैलेंस वीडी। वहाँ वाई में बैलेंस वीडी हो रहा था, यहाँ टू में बैलेंस वीडी हो रहा है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, जैसे कि ये शो हो रहा है। देखिए, ये दिख रहा है, डेबिट एंड ये क्रेडिट। ठीक है, फिर यहाँ जो भी वो होते हैं, जैसे ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट है, नेट, ये सारी चीज़ें इस तरीके से डिवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं साझेदारों का ऋण खाता क्या होता है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि ये दो टाइप के थे। पहला स्थिर पूंजी पद्धति था, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। देखिए, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत केवल पूंजी खाता बनाया जाता है।
ठीक है, केवल कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है बस वही बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, साझेदारों से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है, जिस कारण पूंजी खाते का जो शेष होता है प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। पहले क्या था, पहले जब हम स्थिर पूंजी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो हमारा जो बैलेंस था, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस था, वो स्थिर रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रतिवर्ष यानी पर ईयर चेंज होता रहता है, ये चेंजेबल होता है। ठीक है, इसमें साझेदारों की सभी प्रकार की मदें उनकी पूंजी को बढ़ाती हैं। उनका लेखा पूंजी खाते के धनी यानी क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। ऐसी सभी मदें जो साझेदारों की पूंजी को घटाती हैं, उनका लेखा पूंजी खाते के ऋणी यानी डेबिट पक्ष में किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं ट्राई करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, परिवर्तनशील जो अकाउंट होता है वो कैसा होता है। देखिए स्थिर पूंजी तो स्थिर रहती थी, यहाँ पर ये चेंजेबल होता है, पर ईयर चेंज होता रहता है। और यहाँ पर ऐसी पूंजी जो खाते के धनी पक्ष में जाती है वो पूंजी होती है जो साझेदारों की पूंजी को बढ़ाती है। और ऐसी मदें जो साझेदारी की पूंजी को घटाती हैं उनको हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, यानी कि उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे जो पूंजी को बढ़ा रहा है, और उसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे जो पूंजी को घटा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं साझेदारों का ऋण खाता। देखो साझेदारों का ऋण खाता क्या होता है, विभिन्न परिस्थिति होती हैं बिजनेस में, तो फर्म द्वारा साझेदारों से ऋण लिया जाता है। मतलब कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि फर्म को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो साझेदारों से ऋण लिया जाता है। साझेदारों द्वारा ऋण दिए जाने पर उनका ऋण खाता जो होता है वो अलग से खोला जाता है। ऐसे ऋणों पर फर्म द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। मतलब जब ऑब्वियसली वो आपको ऋण दे रहे हैं, मतलब एक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो ब्याज की दर साझेदारों के बीच हुए आपसी समझौतों के अनुसार निर्धारित की जाती है। अनुबंध न होने की दशा में ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। देखिए जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप डीड में बताया था कि अगर साझेदारों के बीच एक अनुबंध तैयार कर लिया जाता है, एक पार्टनर्स डीड तैयार कर ली जाती है, तो उसमें आपसी समझौते से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतना % इंटरेस्ट चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई डीड तैयार नहीं की गई होती है, तो 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, 6% प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है उसमें ब्याज की दर। ठीक है, फिर देखते हैं लाभ हानि का विभाजन। देखिए पहले हम समझ लेते हैं लाभ हानि है क्या। फर्म में होने वाले लाभ अथवा हानि का साझेदारों के मध्य विभाजन करने हेतु लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। मतलब कि फर्म में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका विभाजन करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस खाते के डेबिट पक्ष में शुद्ध हानि जैसे साझेदारों का वेतन एवं पूंजी पर ब्याज आदि, तथा क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ जैसे आहरण पर ब्याज आदि दिखाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाते का शेष साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। यह खाता निम्न प्रकार बनाया जाता है, जैसे इसमें आपको शो हो रहा होगा, सेम रहता है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, सैलरी, कमीशन, बोनस पार्टीज, इंटरेस्ट और ऑन पार्टीज लोन, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें इधर डेबिट में आपके शो हो रही हैं। उधर हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स रहता है और हमारा बैलेंस जो होता है वो रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज क्या होता है। देखो पूंजी पर ब्याज
साझेदारी अधिनियम जो हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था 1932, उसके अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। परंतु साझेदारी संलेख में व्यवस्था करके, मतलब जो पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है उसमें व्यवस्था करके साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है। यद्यपि मतलब कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी होती हैं जिसमें साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना उचित होता है। ये परिस्थितियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी असमान है परंतु वे लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में करते हैं, तो ऐसी दशा में अधिक पूंजी लगाने वाले साझेदार जो होते हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। अतः ऐसे साझेदारों की हानि को कम करने के लिए पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी समान है। पहली कंडीशन थी कि पूंजी असमान है, दूसरी कंडीशन है कि पूंजी समान है परंतु लाभ हानि विभाजन का अनुपात असमान है। वहाँ पर लाभ हानि का अनुपात जो था वो समान था, यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात जो है वो असमान है, तो उस साझेदार को हानि सहन करनी पड़ेगी जिसका अनुपात सबसे कम है। ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए पूंजी पर ब्याज लगाना उचित रहता है। तीसरी कंडीशन बनती है कि जब साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी असमान है तथा उनका लाभ हानि विभाजन का अनुपात भी असमान है, तो ऐसी दशा में भी पूंजी पर ब्याज लगाना चाहिए यदि साझेदारों को पूंजी आनुपातिक रूप में नहीं है, ठीक है। देखिए, अब ब्याज की गणना देखते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना केवल उस समय तक की जा सकती है जब तक पूंजी व्यापार में रहती है। मतलब हम पूंजी की गणना तभी तक कर सकते हैं जब तक पूंजी हमारे बिजनेस में है। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। यदि प्रारंभिक पूंजी नहीं दी गई है तो इसकी गणना निम्न प्रकार की जाएगी। देखिए, जैसे इसमें लिख रहा है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो आप जानते होंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग्स, शेयर इन लॉस, और फिर लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल और हमारी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से हम ये अकाउंट जो है वो तैयार कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं आहरण पर ब्याज क्या होता है। देखो, साझेदारों द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई रकम जो होती है वो हमारी आहरण कहलाती है। भाई, साझेदार अपनी निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से अगर पैसा लेंगे तो वो आहरण में जाएगा। सामान्यतः आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता है, लेकिन आहरण पर ब्याज तभी लगाया जाता है जब उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया गया हो। जैसे मैंने अभी बताया था कि पार्टनरशिप डीड जब हम तैयार करते हैं तो जो भी रूल्स होते हैं, जो भी समझौते होते हैं, वो उस डीड में मेंशन कर दिए जाते हैं। तो अगर साझेदारी संलेख में ये मेंशन है तो हम आहरण पर ब्याज लगा सकते हैं। आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए आय है तथा साझेदारों के लिए व्यय। आहरण पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा साझेदारों के पूंजी या चालू खातों में डेबिट पक्ष में दर्शाई जाती है। देखिए, आहरण पर ब्याज जो है लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खातों के डेबिट पक्ष में दर्शाई जाएगी, ठीक है। आहरण पर ब्याज की गणना क्या है? ये एक मासिक आहरण विधि है। इस पद्धति का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब साझेदारों ने प्रत्येक माह समान राशि का आहरण किया हो। मतलब वो हर मंथ इक्वल
मतलब वो समान राशि जो है वो हर माह आहरण करता हो, चाहे वह माह की प्रथम तिथि हो या फिर मतलब मंथ की स्टार्टिंग डेट हो या फिर मंथ की लास्ट डेट हो या फिर मंथ के बीच में आने वाली मिड डेट हो कोई। ठीक है, इस प्रकार आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए निम्न 3 दशाएं होंगी। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये ABC करके आपको दिखाई गई हैं। जब आहरण पर प्रत्येक माह की प्रथम तिथि पर किया जाता है, मतलब जब आहरण है मंथ की स्टार्टिंग में किया जाता है तो ब्याज की गणना 6.5 माह के लिए ली जाएगी। ठीक है, सेकंड होगी जब वो मिड में की जाती हो, मिड में की जाती हो तो वो 6 माह की ली जाएगी, और अगर वो लास्ट में की जाती हो तो वो 5.5 मंथ की ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए साझेदारों का वेतन क्या होता है। साझेदारों का वेतन जो होता है वो दिया जाना अनिवार्य नहीं है। मेरी बात समझिए, साझेदारों का जो वेतन है वो अनिवार्य रूप से दिया जाना नहीं होता है, मतलब कि हम उसे ज़रूरी नहीं है वेतन दें। लेकिन यदि साझेदारी अनुबंध में व्यवस्था है तो साझेदारों को वेतन दिया जा सकता है। वेतन को लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाएगा। जो वेतन हम देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में जाएगा तथा साझेदारों के पूंजी खाते अथवा चालू खातों के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाएगा। ठीक है, वर्ष के अंत में मतलब कि ईयर के लास्ट में सभी साझेदारों के खाते जो हैं वो बंद किए जाते हैं। अब देखिए नए साझेदारों का प्रवेश क्या होता है। कुछ विशेष कारण ऐसे होते हैं व्यवसाय में कि एक नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता हो सकती है। एकाकी व्यापार में तो व्यवसाय का स्वामी स्वयं इस संबंध में निर्णय ले सकता है, मतलब उसका एकाकी व्यापार है, वो खुद ओनर है तो उसके डिसीजन भी स्वयं के होंगे, तो वो खुद डिसीजन ले सकता है। परंतु साझेदारी संस्था में नए साझेदार के प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से हो सकता है। जितने भी पार्टनर्स हैं सभी की सहमति ज़रूरी है एक नए साझेदार के प्रवेश के लिए। ठीक है, नए साझेदार को फर्म के लाभ हानि में हिस्सा पाने, व्यवसाय संचालन में भाग लेने, फर्म की पुस्तकों एवं प्रपत्रों को देखने आदि के अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। नए साझेदार को प्रवेश लेते समय निश्चित धनराशि पूंजी के रूप में देनी होती है, जिसकी गणना पुराने साझेदार की पूंजी तथा व्यापार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। मतलब कि जो हमारे पुराने साझेदार हैं उन्होंने बिजनेस में जितनी पूंजी दी है और बिजनेस को जितनी पूंजी की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए नए साझेदार की धनराशि को पूंजी के रूप में लिया जाता है। पूंजी के अतिरिक्त तो उसे ख्याति के रूप में कुछ राशि पुराने साझेदारों को देनी होती है ताकि उन्हें अभी तक के परिश्रम का कुछ पुरस्कार मिल सके। पूंजी की राशि नए साझेदार के खाते में जमा हो जाती है तथा ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के खातों में जमा की जाती है, जिसे वे चाहें तो निकाल भी सकते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों एवं जो दायित्व होते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नए साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई साझेदार हमने मान लिया कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें बिजनेस के लिए नए साझेदार की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता। देखो पूंजी प्राप्त करने के लिए नए साझेदार की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यवसाय के आकार को बढ़ाने के लिए कभी कभी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम नए साझेदार को प्रवेश दे देते हैं।
उसकी योग्यता अनुसार प्रवेश होता है। किसी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है यदि फर्म के संचालन के लिए किसी कुशल, अनुभवी एवं तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो तो। ठीक है, कार्य के बढ़ने पर भी हम साझेदार रख सकते हैं, क्योंकि जब कार्य बढ़ेगा तो फर्म का आकार भी बढ़ने लगता है और ऐसी स्थिति में कार्यों को करने के लिए नए साझेदार की आवश्यकता होती है। फर्म की उन्नति के लिए भी हम नया साझेदार रख लेते हैं, जिससे कि व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने के लिए, फर्म की प्रगति के लिए और साझेदारी संस्था में नए साझेदार के प्रवेश को ले लिया जाता है, मतलब उसको प्रवेश दिया जाता है। और एक स्थिति होती है कि साझेदार की मृत्यु अथवा वह अवकाश ग्रहण कर ले, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, नए साझेदार को प्रवेश दे देते हैं। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।